CHSL 2022 का नोटिफिकेशन जब आएगा और आप सभी स्टूडेंट फॉर्म भरोगे तो कुछ पॉइंट्स जिससे एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टेनो सीजीएल में रिजेक्ट अभी होने स्टार्ट हो गए हैं। स्टेनो में तो कई स्टूडेंट ने रिव्यू भी दिया और सीजीएल का भी एप्लीकेशन स्टेटस भी आ रहा है। तो आप सभी को मैं एसएससी CHSL 2022 के सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि भैया आप जब फोटो अपलोड कर रहे हो तो एक बार चेक करना कि वो फोटो सीधी लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि वहाँ पे दिखता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जो फोटो अपलोड करते हैं ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी में वो रोटेट हो जाती है फोटो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, फोटो पे कोई लाइनिंग वगैरह तो नहीं आ रही। कई बार क्या होता है, जब आप स्कैन करते हो तो लाइनिंग आती है, फोटो कई बार ब्लर हो जाती है, तो वो एक बार चेक कर लेना जब आप फोटो अपलोड करते हो ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ध्यान देना। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डेट वगैरह डाल रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन डेट जो मेंशन करना वो आपका एग्जाम के नोटिफिकेशन के 3 महीने पहले के अंदर की होनी चाहिए। मेंशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का जो कॉलम है उसमें यस करना मत भूलिएगा, जो उसमें रहता है कि इस डेट के बाद की ये फोटो है कि नहीं है। और ये फोटो की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें, हाँ, फोटो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फोटो अपनी ही अपलोड कर रहे हो ये भी चेक कर लेना। कई बार क्या स्टूडेंट्स का देखा है कि फोटो किसी और की अपलोड कर दी। सिग्नेचर में बात करते हैं, साइन में मैंने ये देखा है कि कई बार साइन उन्होंने किया, फोटो खींचा और जब अपलोड किया तो वो इतने बड़े उसमें अपलोड करते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा उसमें पेपर रहता है, वो जब आती है तो एकदम छोटी सी हो जाती है, साफ भी नहीं दिखाई देती है। तो आप जितना में साइन किया उसको अच्छे से पेंट में काट लो, काटने के बाद तब अपलोड करो। और जब आप अपलोड कर रहे हो ना वहाँ पे, तो देख लिया करो साइन प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, फिर जब फाइनली फॉर्म सबमिट कर देते हैं फिर कहते हैं। एसएससी जीडी में बहुत ऐसे इशू देखे गए हैं ना, क्योंकि एसएससी जीडी में कोई भी करेक्शन डेट नहीं है कि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हालांकि एसएससी सीजीएल CHSL स्टेनो वगैरह में तो आती भी, एमटीएस में भी आएगी। तो भैया ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखो, जिससे दोबारा से आपको फॉर्म करेक्ट करके ना भरना पड़े, वो करेक्शन डेट का वेट ना करना पड़े। और सिग्नेचर देखना रोटेट कई बार ना हो जाए, और अपनी ही सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ध्यान नहीं रहता है, वो सिग्नेचर अपलोड करते हैं फिर कहते हैं यार दूसरी है, या सिग्नेचर जो होती है उनकी क्लियर नहीं आती है, वो कहीं दबी होती है, ऐसे होती है। तो भैया ये चीज़ें देख लेना, क्योंकि एसएससी ने अब जो अपना सिस्टम है ना वो उन्होंने अपना अपग्रेड कर दिया। तो वो क्या करता है, वो आपका पूरा एकदम से छाटता चला है, तो कोई वहाँ आदमी नहीं बैठता, वो ऑटोमेटिक पूरा रहता है। अगर उसको जरा सी भी सिस्टम को समझ में आए ना, वो सीधा रिजेक्ट कर देगा और लिखेगा रीजन की सिग्नेचर आपकी प्रॉपर नहीं थी, फोटो प्रॉपर नहीं थी। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। अब इसके बाद एक और इशू सामने आया है, और वो है आपका एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन में आप एक ही चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन चूज कर रहे हो, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में आपका अगर यस करते हो तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि भाई किस कैटेगरी के अगेंस्ट में आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कि आपका 3 जैसे कन्फर्मेशन के बाद आपका ग्रुप सी तक 40 साल तक रहता है, तो वो अगर लेना चाह रहे हो तो उसको मेंशन करो। अगर कैटेगरी किसी में भी है तो मेंशन करो, लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन का कुछ भी नहीं है तो मेंशन मत करना। बहुत से स्टूडेंट हमने देखे हैं जो ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, वो क्या करते हैं एज रिलैक्सेशन में यस कर देते हैं, और एज उनकी उसी कैटेगरी के बीच में 18 से 27 है, 18 से तो उसी में ही है, फिर भी वो उसको चूज कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत सारी आपकी देखने में आई हुई है। तो एज रिलैक्सेशन मत चूज करो यार, नो करो उसको, यस मत करो। ठीक है, और इसके अलावा जब भी आपका रजिस्ट्रेशन जब आपने ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है तो उसमें चेक कर लो कि भैया आपने सारी डिटेल्स सही भरी, मम्मी पापा का नाम, खुद का नाम, डीओबी और कैटेगरी। पता है क्या, अभी मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट का देखा है जो यूआर से थे, फिर उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाया, तो उन्होंने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस में उन्होंने चेंज ही नहीं किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन का वही था, एडिट ही नहीं किया। तो भैया उस रजिस्ट्रेशन को एडिट कर लेना। अगर आप यूआर से ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हुए या ईडब्ल्यूएस से यूआर में, तो एक बार अच्छे से उसको अपडेट कर देना। और एक चीज़ बता दें कि जब आप यूनिवर्सिटी के मार्क्स वगैरह भरते हो या ग्रेजुएशन के, तो जब यूनिवर्सिटी का नाम डालते हो तो एक बार वो भी चेक कर लेना, कई भी स्टूडेंट्स का वो भी गलती देखी गई है। और इसके अलावा बाकी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेन जो रिएक्शन होता है ना वो इसी की वजह से होता है। और कंटेंट नॉट वेरीफाइड आपका लिख के आता है, तो वो आपका कब रहता है, जब आपका एप्लीकेशन स्टेटस आता है ना, तब आपका फोटो साइन पूरा चेक होता है। इसी वजह से आपका कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिख के आता है कि आपका एप्लीकेशन लास्ट मोमेंट तक, जब तक एप्लीकेशन स्टेटस आपके रीजन का आ नहीं जाएगा, तब तक आप ये क्लियर नहीं कर सकते हो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। और मेन फॉर्म रिजेक्शन का रीजन क्या होता है, आपका फोटो पे
और आपका सिग्नेचर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दो कि फोटो पे स्पेक्स, जैसे मैं स्पेक्स पहने हूँ तो कई स्टूडेंट ने ऐसे स्पेक्स में भी फोटो खिंचाई थी तो भी उनका रिजेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये रिजेक्ट हुआ, क्योंकि स्पेक्स लगाने में तो इतना कोई वो नहीं था, बट फिर भी इस तरीके से भी आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को करने से बचें, क्योंकि अगर आपने किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने गलती कर भी दी है तो भैया एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा करके पूछ लेना, सर ऐसा ऐसा है तो अब क्या करें, तो मैं कहीं ना कहीं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा अच्छे से उसको भरे, पढ़े और अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करें। मेरा काम है आपको बताना, बाकी आप कितना समझ रहे हो कितना कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके।